हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को पता है एपीएफओ में वैकेंसीज निकली हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, जिसका 4800 ग्रेड पे है। 65,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है आपको। टोटल 421 वैकेंसीज हैं। ठीक है, फॉर्म्स निकले हुए हैं। 31 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी थी आपको। कट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखा दिया था, क्वांट के क्वेश्चंस भी सोल्व करा दिए थे। इस वीडियो में हम स्टडीज से रिलेटेड बातें करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे कि कम से कम टाइम में आप इस एग्जाम की तैयारी कर पाओ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है सभी क्वेश्चंस का और उसके बेसिस पे मैं आपको बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ। और इन बुक्स से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत और चीज़ें और आपको बता देता हूँ इस एग्जाम से रिलेटेड। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 4 अक्टूबर को होने वाला है, 4/10/2020। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है। लगभग आपके पास यहाँ पे 9 महीने बचे हुए हैं एग्जाम में। 8 महीने हम कह सकते हैं, 8 महीने से ज़्यादा हैं आपके पास एग्जाम में। तो आप इस एग्जाम की तैयारी अब भी स्टार्ट करोगे तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा था कि जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ये 4/10 इंटरव्यू की डेट है। ऐसा नहीं है, ये डेट है आपकी जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, पेन एंड पेपर मोड होगा, उसकी डेट है। इंटरव्यू की डेट ये नहीं है, इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आई है। ठीक है, इसमें अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आप इंटरव्यू के लिए रिकमेंड किया जाओगे, वही लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज़, सभी ग्रेजुएट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर वर्क एक्स होना चाहिए और कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी ग्रेजुएट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो। ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, हाँ ये है, थोड़ा सा एज उन्हें मिल जाता है जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे चीज़ें पूछी जा रही हैं जो टीयर 1 एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछी गई हैं कि आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होंगी तो ही आप कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएट्स भी आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। पहले इंटरव्यू की वेटेज कितनी थी? 100 नंबर का आपका टीयर 1 होता था, मतलब जो फर्स्ट टेस्ट है वो 100 नंबर का होता था, 100 नंबर का इंटरव्यू होता था। ठीक है, अब क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, अब 75/25% वेटेज रह गई है। तो जो आपका जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है उसकी 75% वेटेज है और जो इंटरव्यू होगा उसकी वेटेज सिर्फ 25% है। तो आपका एक बेनिफिट भी है कि अगर आप रिटर्न क्लियर कर ले तो कुछ लोगों को इंटरव्यू से ज़्यादा डर लगता है, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें, मेनली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बाकी जो आपकी प्रीवियस लाइफ रही है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो नॉर्मली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंटरव्यू में अच्छा करने के लिए। थोड़ा सा एज मिलेगा उन लोगों को जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इनके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो पिछली बार 2017 में सिलेक्ट हुए थे उसमें ऐसे लोग भी थे जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस नहीं थी, बैकग्राउंड भी बिल्कुल अलग था। एक चीज़ और है, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें थोड़ा सा एज मिलेगा बाकी लोगों से। बाकी ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर सकते। क्योंकि जो अगर आप पेपर का प्रीवियस पेपर देखोगे, ठीक है, 2017 में हुआ था इससे पहले पेपर, तो आप देखोगे कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपके एसएससी एग्जाम से ज़्यादा डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे जनरल साइंस हो गई, जो आप एसएससी में पढ़ते हो वही आपकी यहाँ पे पूछी जा रही है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी वैसे ही हैं। क्वांट और इंग्लिश ये सेक्शन बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे कि आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी में करते हो। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें तो बिल्कुल बिल्कुल सेम हो गई। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, एक सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो वो आपको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेबर लॉज आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे जो कि आप एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं करते। बाकी 50% आप मान सकते हो कि 50% तो आप जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो 50% वहाँ से कवर हो जाएगा, 50% थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे के सारे सोर्सेज मैं आपको एक करके बता देता हूँ और एनालिसिस भी कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बात समझ लो, जैसे पेपर होगा ना, ज्वाइनिंग होने के बाद जैसे 421 वैकेंसीज है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जो ये 421 वैकेंसीज है क्या एक पर्टिकुलर जगह पे आपको पोस्टिंग मिलेगी? नहीं, पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। ठीक है, इसमें होगा क्या, जैसे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट के बाद आपसे जोन पूछा जाएगा कि किस जोन में आप काम करना चाहते हो। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस और आपके मार्क्स कितने हैं उसके बेसिस पे आपको जोन एलोकेट किए जाएंगे। 2017 में हुआ था, अब इस बार कोई चेंजेस कर दें तो बात अलग है। बाकी जोन आपसे पूछे गए थे 2017 में जब ये एग्जाम हुआ था। तो ये सारी चीज़ें रही इसके बारे में। अभी जो जोन वाइज वैकेंसीज नहीं आई है तो वो आप आरटीआई के थ्रू पता कर सकते हो। आरटीआई लगा के हो सकता है अभी आपको डेटा मिल जाए, हो सकता है अभी ना मिले, कुछ टाइम बाद यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डेटा आ जाए। तो उसकी ज़्यादा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। ठीक है, वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें, मेनली अकाउंटेंसी का वर्क रहेगा आपका। ठीक है, अगर हम ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1952 में बनाई गई थी। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं बहुत सारे गवर्नमेंट की, उनका देख रेख करना।
मेन काम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही होता है, तो आपको उसी तरह का काम रहेगा। बेसिकली जो इसमें काम रहेगा आपका अकाउंटेंसी का काम रहेगा, ठीक है, और क्लैरिकल वर्क रहेगा, फाइल वर्क रहेगा, तो इस तरह के काम आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स हो गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ अ कैश बुक हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो जिन लोगों को थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है जो कि आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो 11th-12th में पढ़ते हो, ठीक है, वही चीज़ है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा गया पेपर में, ठीक है, वो इजी लेवल है। अगर आपने, मैं बुक्स बता दूंगा, वहां से कर लोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो अकाउंट्स भी आप जल्दी से समझ जाओगे, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें, जो पिछली बार आपकी 200 में से कट ऑफ गई थी वो 110 नंबर गई थी यूआर कैटेगरी की। तो इस बार यूपीएससी है तो लेवल हो सकता है थोड़ा पेपर का बढ़ा दे तो कट ऑफ मेंटेन रखने की कोशिश की जाए, वरना अगर लेवल पिछली बार जैसा रहा तो थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाना, ये सारी आपकी कट ऑफ है। और हाईएस्ट मार्क्स की अगर हम बात करें, जिसने टॉप किया था, आप देखोगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी से जिसने टॉप किया था 200 में से उसके सिर्फ 132.78 मार्क्स थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इनके बीच में। और पिछली बार 297 वैकेंसीज थी शायद, इस बार 421 वैकेंसीज है, तो वैकेंसीज भी ज़्यादा है, तो डुएबल है। आगे बात कर लेते हैं अब इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके टीयर 1 में, ठीक है। 100 नंबर का पेपर हुआ था। इंग्लिश सेक्शन की बात करें, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन का ब्रेकअप दे देता हूँ आपको, कहाँ से क्या क्या पूछे गए थे। 6 क्वेश्चन तो आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के पूछे गए थे, 3 एंटोनिम के, 3 सिनोनिम के। 3 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे। 2 क्वेश्चन की बात करें, 2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के थे। 2 क्वेश्चन क्वेश्चन टैग के थे। 4 क्वेश्चन आपके फ्रेजल वर्ब्स के थे और 3 क्वेश्चन आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस के थे। देखो, क्वेश्चन टैग तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक हो गया, ग्रामर की कोई भी बुक उठा लोगे आप, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन टैग का टॉपिक मिलेगा, हार्डली 25 मिनट लगेगी आपको पूरा टॉपिक खत्म करने में। तो 2 क्वेश्चन तो ये पिछली बार जो पूछे गए थे वहां से कवर कर सकते हो। 4 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब्स के हैं, तो मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा, ये वोकैबुलरी का पार्ट हो गया। इडियम्स एंड फ्रेजेस ये आपको याद करने पड़ेंगे, वोकैबुलरी का पार्ट हो गया। 6 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम वोकैबुलरी का पार्ट, और 2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी का पार्ट। तो 6 और 2 8, और 8 और 7 15, 15 आउट ऑफ 20 क्या है आपकी वोकैबुलरी है। 2 नंबर क्वेश्चन टैग के थे जो 2017 में थे। हो सकता है इस बार कुछ और फॉलो किया जाए, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आए थे, तो सेम ही 20 क्वेश्चन तो आएंगे। तो 15 क्वेश्चन तो वोकैबुलरी से हो गए, 2 क्वेश्चन क्वेश्चन टैग के हो गए, और 3 क्वेश्चन आपके एरर स्पॉटिंग के हैं, ठीक है। एरर डिटेक्ट करना है, तो वो भी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। उसके लिए अगर हम बुक की बात करूँ, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, इसके लिए आप अरिहंत की एक बुक आती है एसपी बख्शी, ठीक है। एसपी बख्शी बुक आप फॉलो कर सकते हो, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल सीपीओ, तो उसकी जो इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, वो इनफ है, इसके लिए कुछ अलग से आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ना, ठीक है। लेवल वैसा ही है, कोई मुश्किल लेवल यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा। मेन सेक्शन है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी आपको अच्छे से करना है। फ्रेजल वर्ब्स मत छोड़ना, फ्रेजल वर्ब्स 4 क्वेश्चन थे इसमें फ्रेजल वर्ब्स के, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे, वो एक्चुअली फ्रेजल वर्ब्स थी, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर वोकैबुलरी अच्छी होगी तो एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये सारी इस बुक में मिल जाएंगे, वरना एक प्लेन टू पैरामाउंट बुक भी आती है, वहां से भी कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी अरिहंत की एसपी बख्शी इज मोर रिकमेंडेड, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी सेक्शन उससे बेटर दे रखा है। अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, ठीक है, क्वांट सेक्शन में सॉरी यहाँ पे 20 नहीं है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन क्वांट एंड रीजनिंग दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्वांट के थे आपके, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल है आरवी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, जहाँ पे हम एसएससी एग्जाम्स को कवर करते हैं, वहाँ पे क्वांट के लेक्चर्स लेता हूँ मैं, ठीक है। उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपका, वहाँ पे क्वांट के बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उन्हें फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हो। वरना कोई भी आप एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो, इसमें क्वांट सेक्शन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपका यूपीएससी में आईएएस का जब आप पेपर देते हो, उसमें एक क्वालिफाइंग पेपर होता है सीसैट का, उसमें जो क्वांट्स का सेक्शन पूछा जाता है, लगभग वैसा सा पेपर आप इसमें क्वांट सेक्शन का मान सकते हो, कोई मुश्किल पेपर नहीं होता। अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर एडवांस्ड मैथ्स के लिए बात करूं मैं, एडवांस्ड के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस्ड थे, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो फॉर्मूलाज वगैरह ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के करके ले जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एडवांस तो बहुत इजी था, और अर्थमेटिक के थोड़े ठीक क्वेश्चन थे, कुछ इजी थे कुछ ठीक थे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से अगर आपकी बेसिक मैथ्स ठीक है तो आप कर जाओगे, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं, फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना। कोई सी भी बुक है आपके पास क्वांट सेक्शन की, उसका कर सकते हो। अगर कैट की बुक्स हैं तो लेवल 1 तक के सारे क्वेश्चन चैप्टर्स कर लेना, और टाइम मिले तो लेवल 2 भी देख लेना, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। कोई सी भी क्वांट की बुक और राकेश यादव की बुक्स आती हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। जोन सी भी अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक तैयारी कर रहे हो, उसके पास आपके पास क्वांट की बुक है, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है।
ठीक है, जैसे यूपीएससी में सीसेट का पेपर होता है उस टाइप का यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये अलग से आपको टॉपिक दे रखा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके लिए जो मैं बेस्ट बुक बताऊंगा वो है बिपिन चंद्रा की। ठीक है, नॉर्मली लोग यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे होते हैं वो इस बुक को फॉलो करते हैं। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो इन डेप्थ नॉलेज पाने के लिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन है आपसे छूटे ना। ज्यादातर क्वेश्चन आपके कवर कर दिए जाएंगे इसमें। बाकी फैक्ट्स के लिए आप लूसेंट बुक फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, एक स्पेक्ट्रम बुक भी होती है, अगर वो भी है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। बाकी बेस्ट बुक मेरे ख्याल से इसके लिए यही रहेगी, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। अगर हम बात करें करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज की, ठीक है, तो इसमें जो 2016-17 में आपका पेपर हुआ था, जो मोस्टली क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के वो 2016 के पूछे गए थे। फरवरी में शायद आपका पेपर हुआ था 2017 में, तो 2016 के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक साल के आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, उसमें आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो उसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वोकैबुलरी भी आपकी इनहेंस होगी। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में भी हेल्प करेगा, और जब इंटरव्यू होगा इंटरव्यू में भी ठीक है तो करंट अफेयर्स से चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो डेली करंट न्यूज़पेपर रीडिंग की आपको हैबिट डालनी चाहिए, वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। बाकी मंथली मैगजीन्स भी आप कवर कर सकते हो फॉर करंट अफेयर क्वेश्चंस। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की मंथली मैगजीन्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से करंट अफेयर कर सकते हो, कोई भी एक अच्छी मैगजीन आप। अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक जो आपके लिए रहेगी वो एम लक्ष्मीकांत रहेगी। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को बाइबल भी कहा जाता है पॉलिटी का, काफ़ी अच्छा इसमें कंटेंट दे रखा है। आईएएस के लिए भी लोग यही प्रेफर करते हैं, और इंडियन पॉलिटी अगर आप इस बुक से करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस यही कहूँगा कि इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं पढ़ने की जरूरत। ठीक है, ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ लेना, बिल्कुल ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना। ठीक है, जैसे यूपीएससी में आप पढ़ते हो बहुत ज़्यादा डेप्थ में, इतनी डेप्थ में जाने के लिए ईपीएफ एग्जाम की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बेस्ट बुक यही रहेगी, इसमें से ही आपको कवर करना है। इकोनॉमी की अगर बात करें, इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी, जो कि हम एसएससी एग्जाम्स के लिए भी रिकमेंड करते हैं। ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी कर लेना, इससे आपका काम चल जाएगा, इससे सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद अगर हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें, तो इसके लिए क्लास 11th के लिए सीबीएसई में जो बुक रेफर की जाती है डेट इज टीएस ग्रेवाल। ठीक है, काफ़ी जगह ये रेफर की जाती है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग की ये बुक होती है, बहुत अच्छी है। ठीक है, इस बुक से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है, अगर आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप इस बुक से इसे कवर कर सकते हो कम टाइम में। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। बाकी क्लास 11th के लिए होती है, ऐसे ही क्लास 12th के लिए भी आती है टीएस ग्रेवाल की। तो सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है। ठीक है, 80% क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग के इसी से हो जाएंगे, 80 to 90%। बाकी इससे थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना हो तो क्लास 12th की बुक भी रेफर कर सकते हो, बाकी यही बुक से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यही कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जितनी भी पेंशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, या जितनी भी पेंशन से रिलेटेड गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, किसान योजना हो गया, वो सारी आपको कवर करनी है। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं स्कीम्स के थ्रू या कुछ भी, तो वो आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। इसके लिए अगर मैं बताऊँ, विजन आईएएस की शायद नोट्स आ जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है पूरे साल भर की, तो वो आप डाउनलोड करके कर सकते हो, और उसकी बुक भी मिल जाएगी। तो विजन आईएएस के नोट्स सही रहेंगे इसके लिए, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स उसमें कवर होती हैं। तो उसमें जो सोशल इशूज के ऊपर स्कीम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। 2017 की बात करें, वहाँ पे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए थे, अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की प्रेजेंट की जो भी चल रही हैं वो आपको कवर करनी है। जैसे इस बार आयुष्मान भारत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें उसके लिए। बाकी आपको थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट्स और देखने पड़ेंगे, तो वो आप और चीज़ें जब पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ोगे तब भी आपका कवर हो जाएगा। तो मेन तो स्कीम्स हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इस पोर्शन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ में। बाकी अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और इसके लिए जो रिकमेंडेड है वो 6 to 10th की एनसीईआरटी है, उसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस की एनसीईआरटी कर लेना 6 to 10th। अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जैसे जनरल साइंस प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही करना, कुछ अलग नहीं करना है इसमें। लूसेंट भी रेफर कर सकते हो, लूसेंट में भी ठीक दे रखा है जनरल साइंस का। बाकी मैं क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ आपको जनरल साइंस के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 92 भी ऐसा ही है, और छोटे छोटे क्वेश्चन हम रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, ठीक है, इनमें से कौन सी गैस है जिसकी सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है वाटर के अंदर। सिंपल क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द कॉजेबल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया।
ठीक है, चिकनगुनिया किस वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। तो वायरस से जितनी भी डिसीजेज होती हैं, फंगस से जितनी भी डिसीजेज होती हैं, बैक्टीरिया से जितनी भी डिसीज होती हैं, वो आपको सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं, इसमें एसएससी में भी पूछते हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 6 to 10th की एनसीईआरटी कर लोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पिछली बार 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 120 और पांचों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल थे। ठीक है, सबसे पहले ये पूछा गया CD रोम इज जस्ट सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी, इनमें से कौन सी होती है CD रोम। उसके बाद अगर हम बात करें WAP स्टैंड्स फॉर, WA की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें अलाउड होती हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा होता है। और इनके सॉल्यूशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग हो, आप सभी लोगों ने कंप्यूटर 10th क्लास में तो पढ़ा ही होगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप वहीं से कर पाओगे। ठीक है, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का बेसिक। ठीक है, तो देखोगे आप एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा करता है, स्टोर भी करता है डाटा, इस डेटा को स्टोर नहीं करता, वो प्रिंटर करता है। ठीक है, एक्सेप्ट डाटा ये भी करता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक होगी 10th वगैरह की, तो आप उससे कर सकते हो। लूसेंट बुक है, उसमें दे रखा है, उससे कर सकते हो। कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक है जिसमें कंप्यूटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में दे रखी है, तो वो कर लेना। साथ ही साथ जब आप करंट अफेयर्स करोगे तो करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पेपर ले रहा है तो करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो करंट अफेयर्स में भी जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो फिजिक्स से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन बना है या फिर जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन बना है, उन्हें अलग से नोट कर लेना कि उनकी पूछने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई है हमारे पास लेबर लॉज। लेबर लॉज के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि वहाँ से कहाँ से कवर करना चाहिए, लेकिन मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर लेबर लॉज। तो वहाँ पे देख लेते हैं कि गूगल पे क्या निकल के आया। ठीक है, लेबर लॉज के लिए एक अलग से लेबर, आपका जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, तो यहाँ पे अलग से एक बुक दे रखी है। ठीक है, हो सकता है ये बुक बेटर हो, मैं कंप्लीटली नहीं कह सकता कि आप इस पर रिलाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप गूगल पर सर्च करोगे तो यूपीएससी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए एक अलग से पूरी की पूरी बुक दे रखी है, जिसमें सारी चीज़ें मेरे ख्याल से होंगी। अब ये भी नहीं कह सकते क्योंकि मैंने खुद यूज नहीं करी है ये वाली बुक। जो अब तक मैंने बुक्स बताई हैं कहीं ना कहीं मैंने कभी ना कभी पढ़ रखी हैं, तो मुझे पता है कि वो डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं आपके एग्जाम से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेबर लॉज के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, तो आप देख लेना एक बार, कहीं और से कुछ मटेरियल मिले तो आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये वाली बुक है और वो है। बाकी लेबर लॉज की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एक्ट्स वगैरह आपको सारे पता होने चाहिए लेबर लॉज के, और जितने भी कोड्स हैं, एक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें कवर करके जाना। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल लेबर लॉज से भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही था। आई थिंक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता दी। ये पूरी PDF जो है क्वेश्चन पेपर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। क्वांट सेक्शन के 15 क्वेश्चन थे, वो मैंने इसको सोल्यूशन कराया था। चैनल पर आप सर्च करोगे तो पूरी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो क्वांट सेक्शन किस तरह से आपको कवर करना है। ठीक है, सो दैट्स इट। आप लोगों से यहीं विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।